जाऊं, आई कांट मैनेज, तो प्लीज टीम आप मैनेज करिए, ठीक है? इज दैट ओके फॉर द नेक्स्ट टाइम? अदरवाइज पूरी क्लास ले लूंगी, रिकॉर्डिंग ही रह जाएगी। ठीक है जी? ठीक है, चलिए, यस तो आई मैम। विल स्टार्ट अगेन। तो हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड, जो कि आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी, आर्टरीज एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, मीन्स ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, सो द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज कंसिस्टेंटली हाई। मतलब कि जो आर्टरीज के थ्रू हमारा ब्लड आ रहा है, वो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में ज्यादा ही उस पर पुश करेगा। मीन्स एक तो हमारी पाइप पे पानी जाता है, ठीक है, नॉर्मल फ्लो से जाता है, पाइप को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वही फ्लो बढ़ा दिया जाए, मैक्सिमम मात्रा में कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पाइप धीरे धीरे फटने लग जाती है, या पाइप पे प्रेशर पड़ता है तो पाइप सही तरीके से काम नहीं करती। वैसे ही हमारा हार्ट भी होता है, ठीक है? चलिए, मैम स्क्रीन मोटा बड़ा कर दीजिए ना स्लाइड शो में। धन्यवाद। ठीक है, तो क्या होता है, इस वजह से हमारी वॉइस इम्पैक्ट पड़ता है। हार्ट टू पंप ब्लड, इसकी वजह से हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है pump करने के लिए, ठीक है? ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर होता है, उसको हम दो तरीके से सांकेतिक रूप से दर्शाते हैं। तो पहला जो नंबर जिस फॉर्म में दर्शाते हैं, तो हम बोलते हैं सिस्टोलिक नंबर। मैम बहुत ज्यादा सिस्टोलिक वॉइस ब्रेक हो वॉइस रही है ब्रेक मैम, हो रही कुछ है। भी समझ में नहीं आ रहा है। वॉइस ब्रेक, अरे भाई साहब, रुको 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 रुको, मैम वॉइस भी हाँ, ब्रेक हो रही है और ये स्लाइड भी बड़ी कर दीजिए स्लाइड शो में, तो बड़ा दिखेगा। स्लाइड तो बड़ी है। हाँ अभी हुई मैम, अभी हुई। अभी ठीक है मैडम। अभी ठीक है? मैम यस आपकी मैं तो यस। वॉइस पहले ही अभी ठीक है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड रुकिए, हम बट आपकी वो बीच समस्या को बीच में और बढ़ाते टाइम पे कट हो जाती है मैम। क्या? वो अभी पढ़ाते ठीक है? टाइम कट हो जाती है। अभी ठीक है वॉइस। ओके, भगवान भी चाहते हैं मैं ना पढ़ाऊं, ठीक है। चलिए, तो दो नंबर से प्रेजेंट होता है। एक होता है सिस्टोलिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं जब हमारा हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो द फर्स्ट सिस्टोलिक नंबर रिप्रेजेंट द प्रेशर इन ब्लड वेसल्स व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बीट्स। मतलब कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचन या आकुंचन होता है ब्लड में या हार्ट में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टोल या फिर सिस्टोलिक नंबर, ठीक है? दूसरा होता है डायस्टोल। डायस्टोल प्रेजेंट करता है कि आपकी वेसल क्या होती है, अब रेस्ट में चली गई है। जब आपकी वेसल रेस्ट में होती है और हार्ट आपका रेस्ट होता है, इन बिटवीन बीट्स, हमारा हार्ट जब धड़कता है तो दो आवाजें निकलती, लव और डब की। इन दोनों आवाज के बीच में जब रेस्ट करता है हार्ट, तो उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं डायस्टोल। तो हमारा हार्ट कितना रेस्ट कर रहा है और कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है? अब ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? तो ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय द मर्करी mm of Hg। इन जनरल हाइपरटेंशन ऑफ ब्लड रीडिंग, अगर हम नॉर्मल बात करें तो इसकी रेंज 130 या 140 हो सकती है, 120, 120 80 mmHg और हायर होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है, सॉरी 120। और अगर 120 से ज्यादा है, मीन्स 130 80 अगर आपका आ रहा है और उससे भी ज्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन में कंसीडर करते हैं, ठीक है? क्या लिखा गया? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन अ मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मीन्स mmHg में हम ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट ये है, ठीक है? दूसरा, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 130 रिप्रेजेंट करता है आपका सिस्टोल, मीन्स हमारा ब्लड कितना ज्यादा संकुचित हो रहा है, और 80 दर्शा रहा है कि कितना रेस्ट कर रहा है हमारा ब्लड, ठीक है? तो ये कंडीशन होती है जब हमारा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की कंडीशन में होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल ऑफ कार्डियोलॉजी ने बताया कि हमारे हार्ट को इन्होंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आइडियल ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो हर व्यक्ति का होना चाहिए। तो हर व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 mmHg या उससे कम होना चाहिए थोड़ा। तो जिनका 120/80 होता है, मीन्स 120 रिप्रेजेंटेड टू
सिस्टोलिक वॉल्यूम और 80 इज रिप्रेजेंटेड टू डायस्टोलिक। ये एक नॉर्मल रेंज है हमारे ब्लड प्रेशर की। इससे ज्यादा कब होती है? द टॉप नंबर रेंज फ्रॉम 120 टू 129, मींस यहाँ पर आपका सिस्टोल 129 और बॉटम नंबर इज बिलो और नॉट अबव 8 mmHg। ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मतलब थोड़ा वन। अब इससे भी ज्यादा अगर होता है तो इसको हम हाइपरटेंशन में मानते हैं। तो हाइपरटेंशन की दो स्टेज होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 द टॉप रेंज इज फ्रॉम 130 टू 139, मतलब अगर टॉप रेंज मतलब यहाँ पर आपका सिस्टोलिक वॉल्यूम अगर मोर देन 130 है तो ये हाइपरटेंशन स्टेज 1 कहलाएगी। और डायस्टोलिक वॉल्यूम मोर देन 80 है तो ये क्या कहलाएगा? आपका हाइपरटेंशन स्टेज 1। तो इसमें 139/89 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज 2 की। तो जब स्टेज 2 में सिस्टोलिक वॉल्यूम 140 mmHg से ज्यादा होता है और आपका डायस्टोलिक वॉल्यूम 90 mmHg से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और अगर इससे भी ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इससे ज्यादा है तो मीन्स 140 से ज्यादा मीन्स 150 या 160/100 या 90 होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब देखिए कुछ व्यक्ति, अब हम इसको मानेंगे कैसे? तो जब आप योग प्रैक्टिस करते हैं, रनिंग करते हैं तो आप ब्लड मेजर करते हैं तो कितना आता है आपका ब्लड प्रेशर? ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा। ज्यादा आएगा। ज्यादा। हम उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे क्या? नो मैम। नहीं। लेकिन सामान्य अवस्था में भी, जैसे मैं बैठी हूं अभी, ठीक है, और मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, 150 चल रहा है या 140 चल रहा है, कुछ नहीं किया मैंने, बस मैं पढ़ा रही हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है हाई ब्लड प्रेशर की। और ये कंटिन्यूअसली अगर बनी रहेगी तो हमको ज्यादा गर्मी, ज्यादा थकान, ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब इसके दो मेन टाइप बताए गए हैं। पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन विच इज आल्सो कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो हाई ब्लड प्रेशर का कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। फॉर मोस्ट ऑफ एडल्ट्स देयर इज नो आइडेंटिफाइड कॉज फॉर हाई ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोग का, मैं अपना ही बता रही हूँ, मैं एज अ योगा प्रैक्टिशनर मैं खुद हूँ, बट मैक्सिमम टाइम मेरा ब्लड प्रेशर हाई ही होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, नॉर्मल कंडीशन थी, कुछ नहीं, अचानक मेरा ब्लड प्रेशर ऐसे निकल रहा, 145/80 समथिंग आ रहा है, मेरी पल्स रेट 91 आ रही है, मतलब इतना ज्यादा हाई हो गया। कुछ न कुछ कॉज नहीं पता मुझे खुद भी, मे बी बिकॉज ऑफ डाइट और समथिंग, कुछ भी हो सकता है, टेंशन की वजह से भी हो सकता है, ज्यादा वर्कलोड की वजह से भी हो सकता है, तो कोई कॉज हमको आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। दिस टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन और इसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है। इट टेंड्स टू डेवलप ग्रेजुअली ओवर मैनी ईयर्स। ये क्या होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। एक थोड़ा भी प्राइमरी है, फिर कंटिन्यूअसली अगर ये कंडीशन बनी रही, अगर मुझे मान लो यही कंडीशन लंबे समय तक, साल 2 साल 3 साल तक बनी रहती है, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। फिर बताया गया प्लेक बिल्डअप इन द आर्टरीज, मीन्स ये जो मैंने बताया था फ्लूइड जो हमारा निकलता है, मैंने आपको ऊपर बताया प्लेक बिल्डअप इन द आर्टरीज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था एंजाइना पेक्टोरिस, अगर किसी को एंजाइना की प्रॉब्लम है, फर्स्ट वाली स्टेबल एंजाइना जो मैंने आपको बताया, तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऊपर वाली कंडीशन, उसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, आर्टरी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। दूसरा क्या होता है? हाँ मैम, तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? तो बताइए, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी सेकेंडरी बताया, तो प्राइमरी बता रही, सेकेंडरी बताऊंगी ना, ठीक है। ठीक है। प्राइमरी मतलब होता है जिसमें आपको कोई कॉज ना पता हो, कुछ कारण नहीं पता हो, किसी भी कारण से हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, आपको कारण पता होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है दिस टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एनी अंडरलाइंग कंडीशन। मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके वजह से हाइपरटेंशन है। जैसे हमको पता है कि किसी को ओबेसिटी है, जैसे मेरे में मोटापा बढ़ गया, मैं मोटी होगी बहुत, या मुझे थायराइड प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे एडीएच का लेवल बढ़ गया, एडीएच का लेवल बढ़ने से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे पता है। मुझे किडनी में कोई समस्या है, किडनी में समस्या कैसे, ब्लड प्योर नहीं होता, बाहर नहीं निकलता, यूरिया का कंटेन हमारे शरीर में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है।
इसका मतलब कि जब हमें पता होता है कॉज और सडनली जिसके बारे में, इट टेंड्स टू अपेयर सडनली, जो अचानक होता है, एंड कॉज इज हायर ब्लड प्रेशर देन प्राइमरी हाइपरटेंशन, मींस प्राइमरी हाइपरटेंशन से ज्यादा ये सडन आता है और इसमें हमें कॉजेस पता होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब आते हैं इसके सिम्टम कुछ, ठीक है, तो हमें सिम्टम पढ़ने हैं सभी के थोड़ा थोड़ा। हाइपरटेंशन को जनरली हम साइलेंट किलर बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर आज के जमाने में क्यों बन गए। पहले इतनी समस्याएं नहीं होती थी, पहले काउंसलर नहीं होते थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि लोग चीजों को बाहर व्यक्त करते थे, कोई दिक्कतें नहीं थी, या फिर मैनेजेबल थे लोग। लेकिन आजकल मैनेजेबल नहीं है, हम चीजों को कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। आप नहीं जानते, जैसे कि जरूरी नहीं है कि मैं मोटी हूं, मैं चीजें नहीं ले रही, लेकिन मैं टेंशन में हूँ, शायद मुझे स्ट्रेस हो किसी चीज का। इसीलिए हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर कहते हैं। ये प्रॉब्लम पता नहीं चलती हमें, बाहर बाद में चलकर हमें हार्ट अटैक जैसी कंडीशन, एंजाइना जैसी कंडीशन इसकी वजह से फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो मोस्ट पीपल विथ हाइपरटेंशन आर अनअवेयर ऑफ प्रॉब्लम, उनको पता नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम है, और उसके कोई सिम्टम भी देखने को नहीं मिलते। कभी कभी तो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। फॉर दिस रीजन इट इज इसेंशियल, इसी वजह से हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप एडल्ट हो, 18 साल से ऊपर हो, तो आपको मंथ में या फिर वीक्स में या किसी 3-4 मंथ में एक बार आपको ब्लड प्रेशर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करवाना चाहिए अपना, कि अभी इतना है तो 3-4 दिन बाद कितना होगा। मैंने पहले करवाया था तो मेरा 150 था, फिर अचानक से एकदम डाउन पड़ गया, फिर अभी कुछ 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले हाई था, 3 दिन पहले एकदम डाउन हो गया, फिर हाई डाउन। तो मुझे पता चला कि मुझे कुछ ना कुछ चीजें परेशान कर रही हैं, शायद फूड की वजह से हो, या मैं प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हूँ उस वजह से हो, या टेंशन या जो भी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से। तो मैंने थोड़ा माइंड काम करने की कोशिश की, थोड़ा योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करी, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है हमें नहीं पता होती और कहीं ना कहीं कॉज करती हैं। तो अ फ्यू पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर में, अब कुछ कुछ लोगों को पता चलता है, जैसे हेडेक होता है, और मैं अपनी ही कंडीशन आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने 1 हफ्ते में ये चीजें फेस की है। मुझे बहुत भयंकर हालत खराब थी मेरी, हेडेक मुझे 1-2 डेज तक था। जिस दिन मैंने आपकी क्लास नहीं लिया उस दिन मेरा सर दर्द था भयंकर तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से हेडेक आपको बहुत होता है, ठीक है। और हमें लगता है कि ठंड लग गई है या फिर ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, इस वजह से हेडेक हो रहा है, तो हम कॉज नहीं जान पाते। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, नोज ब्लीड होती है, नाक से ब्लड आता है। बचपन में आप देखते होंगे, बचपन में जब मैं छोटी भी थी तब हमारी नोज से ब्लीडिंग आती थी, तो गोबर जो होता है गाय का, उसको आपको स्मेल करने को बोला जाता था, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो आपकी बॉडी को कूलिंग प्रदान करता है, कूलनेस देता है, और बचपन में गर्मी के टाइम पे ज्यादा ये होता था, ठीक है। तो नोज ब्लीड भी होती है बहुत सारे लोगों को, फिर भी कुछ सिम्टम जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। अब आप डायग्राम में देखिए, इसमें भी कुछ सिम्टम दिए हुए हैं। तो इसमें कुछ कॉमन सिम्टम है। पहला आपका ब्लरी विजन, आपको ब्लर ब्लर दिखेंगी चीजें, ठीक है। नोज ब्लीड होगा, हेडेक होगा, चेस्ट पेन अकर होगा, और यूरिन में भी ब्लड आता है। बहुत भयंकर कंडीशन में कभी कभी किसी को यूरिन में ब्लड आता है। ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग सेंसेशन आता है, नोजिया होता है, और पल्पिटेशन मीन्स हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी, पल्स रेट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। और डिजीनेस, पल्स रेट नॉर्मली 72 होना चाहिए, लेकिन पल्पिटेशन बढ़ जाता है आपका, डिजीनेस में चक्कर आने लग जाता है आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है एज अ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। फिर इसके बाद WHO ने इसके बारे में कुछ बताया। The WHO is supporting countries to reduce hypertension as a public health. इन्होंने बोला कि बहुत सारी जगहों पर ये हो रहा है, ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। तो उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड की कि व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। तो 2021 में WHO ने रिलीज किया न्यू गाइडलाइंस फॉर ऑन द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इन्होंने गाइडलाइन बताई कि हम कैसे इन चीजों को कम कर सकते हैं इन एडल्ट्स में। द पब्लिकेशन प्रोवाइड्स एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रीट ऑफ, कि इन्होंने बताया कि आप कैसे इनिशिएशन कर सकते हैं हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं और क्या फॉलो अप आप दे सकते हैं। मान लीजिए अभी तो मुझे ठीक हो गया, मैंने ट्रीटमेंट लिया, मैं योगा कर रही हूँ, ठीक हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जब ठीक हो गया तो फिर एकदम से प्रैक्टिस बंद कर देते हैं। तो फॉलो अप में आपको क्या चीजें लेनी है,
क्या इंटरवल होना चाहिए। फिर द डॉक्यूमेंट ऑल्सो इंक्लूड टारगेट ब्लड प्रेशर, मैंने बताया कि एक व्यक्ति का कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए और उसको कितना कंट्रोल करना चाहिए। एंड इंफॉर्मेशन ऑन हु इन हेल्थ केयर सिस्टम, कैसे और किससे हम मदद कर ले सकते हैं और कैसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने ये गाइडलाइन की है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसके कुछ कारण, ठीक है। तो कारण रिस्क फैक्टर साथ में ही हम पढ़ते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर यूजली डेवलप ओवर टाइम, मीन्स चलता ही रहता है, ओवर टाइम मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, कभी कभी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है, जब आप इनफ रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से भी होता है, किसी को मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, किसी को ओबेसिटी है, तो इस कंडीशन में आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा है। और मेनली देखा जाता है जिनको प्रेगनेंसी होती है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लोगों का ब्लड प्रेशर हाई ही होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा आप मन को शांत रखिए, बुक्स पढ़िए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर फीमेल का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखा है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नोन, इसका भी कुछ एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, बट कुछ चीजें हैं जो इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। फिर बीइंग ओवरवेट या ओबेसिटी की वजह से भी होता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं लोग, उसकी वजह से होता है। बहुत ज्यादा नमक खाने की वजह से होता है, अगर जब हाई सॉल्ट होता है डाइट कैसे। और ये चीज मैंने मेजर किया है, मैं बहुत कम नमक खाती हूँ एक्चुअल में, लेकिन इन बिटवीन दिस मंथ मैंने नमक ज्यादा मात्रा में खाया है। मुझे लगा इस वजह से भी मुझे ये प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, कि नमक की मात्रा मैंने ज्यादा कंज्यूम की है। तो टू मच सॉल्ट इन द डाइट और टू मच अल्कोहल कंजप्शन, इसकी वजह से भी होता है। मोर देन 1-2 ड्रिंक्स पर अ डे, स्ट्रेस की वजह से होता है। एज बढ़ती जाती है उसकी वजह से भी होता है। जेनेटिक का भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री और हाई ब्लड प्रेशर, फिर क्रोनिक किडनी डिसीज किसी को हो गई तो भी होता है। एड्रिनल और थायराइड डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये होता है आपको हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई जिसको हाइपर थायराइडिज्म है उसको ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब होता है स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया मीन्स स्लीप ना आना, ठीक है। और जिन लोग पोटेशियम का कंजप्शन कम करते हैं उसके वजह से भी होता है। पोटेशियम मीन्स K+, सोडियम का लेवल शरीर में, सोडियम और पोटेशियम हमेशा एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। पोटेशियम का लेवल कम होगा तो सोडियम का लेवल बढ़ेगा, और सोडियम का लेवल बढ़ना मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ना, और सोडियम का लेवल यूरिन में बढ़ गया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना आवश्यक, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए पोटेशियम वाली चीज आपको लेनी चाहिए, जैसे बनाना, ये सब चीजें आपके फूड में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये था आपका हाइपरटेंशन का कुछ सिम्टम और कुछ कॉज। अब हम तो नेक्स्ट ये पढ़ेंगे। मैम पोटेशियम ज्यादा थोड़ी ना होना चाहिए। हाइपरटेंशन मैम हाँ हाई जी, ब्लड एक एक प्रेशर के सॉरी मैम हाई हाँ ब्लड प्रेशर के लिए ये काउ कडलिंग वाला भी एक थेरेपी काफी आई थी ना, काउ कडलिंग मतलब गायों को ऊपर से हाँ, गाय के सहलाना। साथ आप रहिए तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। हाँ जी। हाँ, होता है। मैम आप बोला था पेड़ कि पौधों सभी को हार्ट भी रिलेटेड लगाओ। प्रॉब्लम्स होते हैं वो ठीक होती हैं। क्या? मैम काउ कडलिंग से मतलब ऐसा बोला जाता है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो ठीक होती हैं। हाँ, क्योंकि क्या करता है, जब आप जो भी ये सारी चीजों को हमारे लेवल बढ़ाता है, या मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। क्या करता है, अभी आ रही है आवाज? हेलो मैम कट अभी ठीक है। हेलो। हाँ, काउ कटिंग, या आप किसी फ्रेंड्स के साथ है जिनसे आप चीजें शेयर कर सकते हैं, या ऐसे लोग जिनके साथ रह के आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन को हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। तो काउ कडलिंग से स्ट्रेस रिड्यूस होता है और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती। ऑक्सीटोसिन एक हैप्पी हार्मोन है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है वो, ठीक है। मैम इसमें वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या? जैसे वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे मान लो कडलिंग को बोल रहे हैं, उसमें बोल रहा हूँ हाँ फ्रीक्वेंसी अच्छा होना चाहिए, मतलब जिसके साथ कडलिंग हो रहा है। हाँ, ऑब्वियसली मीन्स द थिंग इज कि आपको जो भी चीज है, जैसे जो भी चीज आपको हैप्पी मोमेंट देती हो, ठीक है। बहुत सारे लोग डरते भी हैं,
ऐसा नहीं है कि सब लोगों को वो चीज पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। बहुत सारे लोग पेट से एनिमल से डरते हैं, किसी के लिए डॉग्स अच्छे होते हैं, डॉग कर्टलिंग अच्छी होती है, पर कुछ लोग उस मोमेंट से डॉग से डरते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो नॉट फॉर ऑल मेंबर, हर व्यक्ति का इंडिविजुअल बेस पे अलग अलग तरीका है। मेरा स्ट्रेस मेरे फ्रेंड से बात करने से दूर होता है, मैं उनको सब कुछ बता देती हूँ, मेरा ना ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, सिंपल, मेरे स्ट्रेस कम हो गया। ठीक है, वैसे ही जब आप पीरियड्स में या कभी भी है तो आपको, जैसे जिनकी मैरिज हो गया कुछ भी, या जिनके अपोजिट सेक्स में फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, जिनके साथ रह के आपका क्या होता है, हग करने से आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से पीरियड्स पेन जो जनरली वो कम होते हैं, इसलिए हम वो सारी चीजें करते हैं जिससे हमारा ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़े। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हैप्पी हार्मोन है। ठीक है जी, आई आवाज, समझ में आया? यस मैम, यस। जी ठीक मैम। है, so now we'll study about cardiac asthma। चलिए, मैं थोड़ा सा कार्डियक अस्थमा बताने के पहले आप लोगों को थोड़ा सा ब्रोंकाइल अस्थमा के बारे में बताती हूँ। और इसके योगा मैनेजमेंट रह गया था, हाइपरटेंशन का योगा मैनेजमेंट। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाइपरटेंशन का योगा मैनेजमेंट बताना बाकी है या बाद में बताएंगे? योगिक एक साथ मैनेजमेंट। बताऊंगी। योग, क्योंकि आपका एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, ठीक है, दूसरा क्या है आपका हाइपरटेंशन, और तीसरा कार्डियक अस्थमा, तीनों आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है। ठीक है, तो तीनों का मैम, और मैनेजमेंट हम लो एक साथ ब्लड प्रेशर, मैम लो ब्लड प्रेशर को उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे या उसका कुछ अलग है? ये डिसऑर्डर में नहीं आता, लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर एक साथ आ जाता है जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, आपके डिसऑर्डर में नहीं है लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, मींस आप जब योगा थेरेपी पढ़ोगे तब ये नहीं है। ओके। और लो ब्लड प्रेशर जनरली आप देखो तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत सी कॉम्प्लिकेशन में होता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है जो बहुत कम चीजों के साथ हो, जैसे डिप्रेशन है तो ही लो ब्लड प्रेशर होगा, एनर्जी वीक है तो ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, लो, बाकी बहुत कम कॉम्प्लिकेशन होती है लो ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की ज्यादा होती है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। एक सेकंड, स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, हो रही स्क्रीन प्रेजेंट? यस मैम। ओके, सो नाउ विल स्टडी अबाउट कार्डियक अस्थमा। कार्डियक अस्थमा क्या होता है? ठीक है, दो चीजें होती हैं, मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया था ब्रोंकाइल अस्थमा। क्या होता है ब्रोंकाइल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइल अस्थमा जो है, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकस और ब्रोंकाई जो भी ब्रांचेस होते हैं उनमें। ब्रोंकाइल अस्थमा आपकी ऑक्सीजन का सही तरीके से ब्रोंकस में ना जाना ब्रोंकाइल अस्थमा कहलाता है। आप ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाते, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके लंग्स के एरिया में। ठीक है, लेकिन कार्डियक अस्थमा उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये मत पढ़ना कभी अस्थमा की बात आए तो ये मत लिख देना कि अस्थमा दो तरीके के होते हैं, कार्डियल और ब्रोंकाई, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रोंकाइल अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और कार्डियक अस्थमा आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अलग हैं। कैसे? कार्डियक अस्थमा की कंडीशन क्या है? कार्डियक अस्थमा इज अ डिफिकल्टी ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ, इसमें भी डिफिकल्ट होती है ब्रीदिंग लेने में, उसमें भी डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग लेने में, लेकिन उसमें कॉज क्या है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसमें ऑक्सीजन की कमी कॉज नहीं है। इसमें क्या कॉज है? डिफिकल्टी ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा। अब पल्मोनरी एडिमा क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। और फ्लूइड इन योर लंग्स, दिस फ्लूइड कम्स फ्रॉम पल्मोनरी हाइपरटेंशन व्हिच हैपन इन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। देखिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, पता है कौन कौन से होते हैं? यस मैम। लेफ्ट राइट राइट वेंट्रिकल और आर्टिकल एट्रियम एंड राइट। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट होता है उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमारा ब्लड प्योर होकर आता है और फिर वहीं से हमारा ब्लड नीचे भी जाता है, तो लेफ्ट साइड के चैम्बर्स में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो फ्लो चल रहा है, ठीक है, जो ब्लड का फ्लो चल रहा है वो बढ़ जाता है, या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाती है। तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो क्या करता है, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकल के आता है,
और बाहर की तरफ निकल के आके कहाँ जमता है, आपके लंग्स के पास जमने लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दिस फ्लूइड कम्स फ्रॉम पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इस कंडीशन को बोलते हैं हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि ये जो ब्लड है वो कहाँ पर आ रहा है, आपके लंग्स के पास, और लंग्स पे आके जम रहा है। जम रहा मीन्स लंग्स की वॉल है जितनी, उस पे धक्का दे रहा है ये। ठीक है, तो हार्ट फेलियर की वजह से एक्स्ट्रा ब्लड या एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल कर हमारे लंग्स में जब जमता है तो उसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और उसी की वजह से जब हमें सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक अस्थमा। ठीक है, अब यहाँ पर हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा हार्ट बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लड नहीं दे पा रहा या ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। ठीक है, इट मीन्स इट कांट कीप अप विथ योर बॉडीज डिमांड फॉर ब्लड, मतलब आपकी बॉडी की जितनी डिमांड है उतना ब्लड नहीं दे पा रहा है, इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, अब कार्डियक अस्थमा को क्या बोला गया है, ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है इंड्यूस्ड बाय एक्यूट पैसिव कंजक्शन। एक्यूट पैसिव कंजक्शन में जो रुकावट पैदा हो जाती है आपके पल्मोनरीज की तरफ, उसको बोलते हैं हम एक्यूट पैसिव कंडीशन। एंड एडिमा, एडिमा मतलब क्या होता है, एडिमा अकर्स व्हेन टीनी ब्लड वेसल इन द बॉडी आल्सो नोन एज कैपिलरी लीक फ्लूइड। जब हमारे कैपिलरीज या आर्टरीज से फ्लूइड क्या लीक होने लग जाता है और लीक होके हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ जाने लगता है, इस कंडीशन को हम एडिमा बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर मैंने आपको पढ़ाया कार्डियक अस्थमा इज डिफिकल्टी ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा। तो एडिमा की वजह से जो फ्लूइड बाहर निकल जाता है उसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन को हम कार्डियक अस्थमा बोलते हैं, क्योंकि निकल कहाँ से रहा है, ये हमारे कार्डियक सिस्टम से निकल के बाहर आ रहा है और जा कहाँ पर रहा है, लंग्स के पास, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से इसको हम कार्डियक अस्थमा बोलते हैं। इट अकर्स व्हेन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, जब हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड सफर फ्रॉम अ सडन डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन वर्कलोड और वर्क कैपेसिटी। मीन जितना उसके पास वर्कलोड ज्यादा है, हार्ट को ज्यादा पंपिंग करने को बोल रहा है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है पंप करने की, तो ज्यादा पंप करने को जब बोला जाता है बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो क्या करता है, वर्कलोड ज्यादा पड़ता है हमारे हार्ट पे प्रेशर करने के लिए, उसकी वजह से कैपिलरीज फट जाती हैं और ब्लड बाहर आने लग जाता है। इस कंडीशन को हार्ट फेलियर या एडिमा कहते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अस्थमा होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। समझ में आया ये पूरा प्रोसेस क्या है? मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कार्डियक अस्थमा दोनों सेम ही चीज है? नहीं, कार्डियक अस्थमा इसलिए बोला जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब दबाव, और पूरे बीमारी को एक साथ, अस्थमा इसलिए बोला गया क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब केवल दबाव पड़ता है हमारी पल्मोनरी पे। ठीक है, और उसके वजह से हमारे लेफ्ट साइड हार्ट में क्या होता है, फेलियर हो जाता है, विच हैपेंस इन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से कार्डियक अस्थमा होता है। समझ में आया? मैम एक बार इसको एक लाइन में बता दीजिए। एक लाइन में बोलूं अगर मैं, तो हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड पंपिंग का काम है। अब हमारे शरीर को ब्लड की ज्यादा डिमांड होती है, तो शरीर क्या बोलता है हार्ट से कि बेटा तुम ज्यादा ब्लड निकालो, ज्यादा ब्लड पंप करो, तो हार्ट क्या करता है, हमारा ज्यादा ब्लड पंप करने लग जाता है। उसके चक्कर में क्या होता है, जो कैपिलरीज हैं जो ब्लड लेके जाती हैं, उन कैपिलरीज से फ्लूइड बाहर निकल के लंग्स की तरफ आता है। आप लोगों ने लंग्स के बीच में हार्ट पढ़ा होगा, लंग से जुड़ा हुआ होता है ना हार्ट। हार्ट की 3 लेयर होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम, और उसके बाहर जो तीनों को कवर करती है वो होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बाद आपका लंग्स होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही आपकी कैपिलरीज लीक करती हैं, कहाँ जाता है वो लीक होने वाला फ्लूइड, कहीं ना कहीं तो जमेगा। कहाँ पे जमता है, आपके लंग्स के पास जमता है, और आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इस वजह से इसका नाम अस्थमा रख दिया गया। और किसके वजह से रिलेटेड है ये, आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका नाम कार्डियक अस्थमा रख दिया गया। समझ में आया? मैम इसका मतलब जो फ्लूइड जमा होता है लंग्स के बाजू में, तो लंग्स हाँ को एक्सपांड करने के लिए जगह नहीं मिलती होगी, इसीलिए फिर हाँ, लेने में दिक्कत होती है ना? जी जी बिल्कुल, ठीक है, समझ में आया? Yes, तो ये मैम। फ्लूइड जो है वो उसी आसपास के एरिया में ही जमा होता है, इसलिए भी हाँ, या अब देखो हार्ट से घुटने में तो आएगा नहीं जमा होने के लिए, ठीक है, लंग्स है बगल में, तो लंग्स के पास ही जाएगा ना।
यस मैम। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम की। तो इसमें कुछ सिम्टम देखने को, अब इसके जो सिम्टम है वो सेम आपके ब्रोंकाइल अस्थमा जैसे होते हैं, इस वजह से इसका नाम अस्थमा रख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ब्रोंकाइल अस्थमा में भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वीजिंग होती है, दमा की प्रॉब्लम से आप फिर उसके लिए ऑक्सीजन वो रखते हो, स्प्रे रखते हो, है ना। वैसी कंडीशन सेम इसमें भी होती है। क्या होती है? वेकिंग अप विथ डिफिकल्टी ब्रीदिंग। आप जब सुबह वो सो के उठते हो, अब सुबह जब उठते हैं हम तो क्या प्रेडोमिनेंट रहता है, कौन सा दोष रहता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा? कफ कफ। और रात को सोने के टाइम पे भी कफ ज्यादा होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो भी हमको दिक्कत होती है, और आफ्टर सेवरल आवर ऑफ स्लीप एट नाइट, ज्यादा देर तक सोने से भी सुबह जब हम उठते हैं तो भी दिक्कत होती है। किनको होती है? हमको नहीं, जिनको कार्डियक अस्थमा है उनको दिक्कत होती है। ठीक है, फिर वीजिंग की प्रॉब्लम होती है। वीजिंग मीन्स जो आवाज आती है ना, आपने सुनी होगी ब्रोंकाइल अस्थमा वालों को घर घर की आवाज आती है, वैसी की आवाज आने लगती है नाक से। फिर होता है कफ। कफ जमता है, मे बी ड्राई और विथ म्यूकस और समटाइम ब्लड। कफ जो जमता है वो या तो ड्राई होगा, या म्यूकस के साथ होगा, या फिर ब्लड के साथ होता है ज्यादा, क्योंकि आपके कार्डियक से क्या निकल रहा है? फ्लूइड निकल रहा है, और फ्लूइड में ब्लड की मात्रा भी होती है। ठीक है, इससे जो कफ जमता है, कफ जब बाहर आता है तो ब्लड के साथ बाहर आता है। ठीक है, और आपको सांस लेने में समस्या होती है जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, मतलब जब हम सोते हैं, तो जब हम सोते हैं हमारी बॉडी एक वन लाइन में होती है, तो पूरा प्रेशर हमारे चेस्ट की तरफ होता है, और चेस्ट की तरफ के प्रेशर की वजह से हमको, जब हम रेस्ट करते हैं तो ब्रेथलेस महसूस करते हैं, और कभी कभी बहुत जल्दी ब्रीदिंग क्विकली होती है हमें, इस वजह से सांस लेने में या तो इंक्रीज हो जाएगी, या तो एकदम आराम आराम से सांस ही नहीं आएगी। ठीक है, और इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है। हार्ट रेट आपकी बढ़ती है। क्यों बढ़ता है हार्ट रेट? क्योंकि आपका ब्लड ज्यादा पंप कर रहा है, इसलिए तो बाहर आ रहा है, तो हार्ट रेट बढ़ता है, और इसकी वजह से आप थक जाते हैं, बॉडी थकने लग जाती है, आपको नोजिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, इसका आप सिम्टम्स देखो, बगल में डायग्राम में बना है। वीजिंग होता है, चेस्ट टाइटनेस होती है, कफ की प्रॉब्लम होती है, क्रोनिक फटीग होता है, मीन्स बहुत ज्यादा थकान लगती है, नॉर्मल लेवल पे नहीं, भयंकर लेवल पर थकान लगती है। ठीक है, और इंक्रीज नाइट टाइम यूरिनेशन, रात में आपको यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है। रैपिड हार्ट बीट, मीन्स पल्पिटेशन ज्यादा आपका हो जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ कारण बताए गए हैं। तो हार्ट फेलियर कॉजेस पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसके वजह से सबसे पहले क्या होता है? जैसे ही हमारा हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर मतलब लीक होना आपके फ्लूइड का, जैसे ही हार्ट फेलियर होगा, इसकी वजह से आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर इन योर लंग्स, लंग्स के पास ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, विच लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा, मींस फ्लूइड इन योर लंग, उसकी वजह से फ्लूइड आपके लंग्स में आने लगता है। दिस फ्लूइड मेक इट हार्ड टू ब्रीथ, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक अस्थमा। जो आप पूछ रहे थे ना मैम, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और अस्थमा एक ही है क्या? नहीं, पहले हार्ट फेलियर होगा, उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से आपको पल्मोनरी एडिमा होगा, और उसकी वजह से जब आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक अस्थमा। ठीक है, अब इसके कारण और इसके फैक्टर क्या है? एडिमा मैम हो जब रहा ये है। चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी तब ये स्टेजेस जो आपने बोली वो होती जाएंगी ना, अगर ठीक हो गया उसी स्टेज पे तो ये सब नहीं होगा। हाँ, अगर अगर आप ये सब स्टेजेस स्टार्ट कहाँ से हो रही है? सब स्टार्ट हो रही है आपकी हाइपरटेंशन से। मेन वाला हाइपरटेंशन, जब आपके आर्टरीज पे जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही नहीं, तो कैपिलरीज से फ्लूइड बाहर ही नहीं निकलेगा। तो जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा उनको ऐसी कंडीशन हो ही नहीं सकती। इसीलिए जब हम यौगिक मैनेजमेंट करते हैं तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम चेस्ट को ज्यादा एक्सपेंड नहीं करते, कम एक्सपेंड करते हैं। ज्यादा एक्सपेंड भी करेंगे तो भी दिक्कत होती है। ठीक है, मीन्स ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना हमको, चेस्ट को कम स्ट्रेन देना होता है, बस थोड़ा सा इतना दो कि आपके लंग्स को एरिया मिल पाए। हाँ जी, बताइए, कुछ पूछ रहे थे? मैम ये फ्लूइड ब्लड और कुछ दूसरा ये होता है क्या? क्या क्या? ब्लड, ये फ्लूइड किससे बना होता है? ब्लड से ही होता है और कुछ वाटर वगैरह से कुछ मिक्स होता है? आप ब्लड में कितने क्या क्या चीजें मिली हुई होती हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया? ब्लड वाटर, किससे बनता प्लेटलेट, है? WBC, RBC। प्लाज्मा, प्लाज्मा भूल गए?
प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा आरबीसी, इन सबसे मिलकर आपका ब्लड बनता है। तो उस फ्लूइड में ब्लड भी होता है, प्लाज्मा भी ज्यादा होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर बनता है। प्लेटलेट्स होती हैं, इसी मैम वजह आपकी से वो आवाज, फ्लूइड जम होता है। हेलो, आ रही है आवाज? यस मैम क्लियर है। ठीक है, आप अभी आ रही है। जिनको नहीं आ रही वो लोग एक बार पहले मैसेज करके कंफर्म कर लेंगे एक दूसरे से, उसके बाद मुझे यहाँ पर बोलिएगा, ठीक है? जब बहुत सब लोग को एक साथ नहीं आएगी तब फिर बोलिएगा, ठीक है? अभी आ रही है? मैम क्लियर है वॉइस। यस मैम। ओके, ठीक है, चलिए। अब इसके कॉज और रिस्क फैक्टर्स बताएंगे। क्या है कॉज और रिस्क फैक्टर? देखिए, हार्ट फेलियर कैन डेवलप एट एनी एज, किसी भी एज में आपको ये हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन ट्रस्टेड सोर्स इन ओल्डर एडल्ट्स, मीन्स जो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, मीन्स 25 साल के, 30 साल के, इन लोगों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। कार्डियक अस्थमा इज अ वार्निंग साइन ऑफ हार्ट फेलियर, मीन्स इस हार्ट फेलियर का ये कि वार्निंग साइन है कि अब आपका हार्ट फेल होने वाला है, मीन्स अब आप पूरी, अगर आप अभी नहीं करोगे चीजें सॉल्व, तो बाद में जाके पूरे तरीके से हार्ट फेलियर, ये पूरे तरीके से हार्ट फेलियर नहीं है। एक होती है हार्ट फेलियर की प्रॉपर कंडीशन, जहां पर ब्लड एकदम से सप्लाई नहीं होता, खत्म हो जाता है बिल्कुल, वो होता है हार्ट फेलियर, एकदम से बंद होता है। ये कंडीशन वार्निंग साइन होता है कि थोड़ा सा हुआ ब्लड की वजह से, अब कहीं और ना ज्यादा हो जाए, ठीक है? A different health condition may be the underlying cause of these two issue. कुछ अलग अलग कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको ये इशू मीन्स कार्डियक अस्थमा और हार्ट फेलियर होते हैं। किसके वजह से होते हैं? Some health related factor can increase the risk, including health condition that affect the heart muscle. ऐसी कंडीशन जो आपके हार्ट मसल पे इम्पैक्ट डाले। तो कौन सी कंडीशन इम्पैक्ट डालती है बताइए? हाइपोक्लोरिसिस, सॉरी सबसे सिंपल बताया आपने। अभी बताया था भाई। स्टोन होता है वही बोल रहे हो क्या मैम आप? मैम, क्या? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए उसमें आर्टरीज में। अरे, सबसे कॉमन कंडीशन क्या है जिसकी वजह से आपकी हार्ट मसल पे इम्पैक्ट पड़ेगा? मैम सबसे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, सबसे कॉमन चीज हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, मतलब आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ मैम। दूसरा होता है वल वल आपकी आवाज अभी नहीं आ रही थी मैम। हेलो, किसी को नहीं अभी आ आ रही? रही है मैम मैम, नहीं अभी आ आ रही रही थी, अब आ रही है। ठीक है, चलिए। तो वल्वुलर हार्ट डिसीज क्या होती है? जब हमारे हार्ट का कोई भी एक वॉल्व डैमेज हो जाए। हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं हमारे? मैम Four. 4 कौन 5 कौन से होते हैं? है। ट्राइसिस्टिड, बाइस्फीड वॉल्व बाइसिस्टिड और और Mitral. ट्राइकस्पिड वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व एंड एक एक करके बस, आप लड़ना नहीं है, युद्ध नहीं चल रहा है, एक एक करके बताइए। सीजफायर नहीं हुआ है, कोई एक बोलो। दो होते हैं मैम, बाइस्किड मैडम और ट्राइसिस्टिड ट्राइस्किड। वॉल्व अच्छा, दो होते हैं, और बताइए कोई। और पल्मोनरी होता है मैम, एक ऑर्टिक वॉल्व होता है। पल्मोनरी वॉल्व होता है और अरेटिक वॉल्व। हाँ, 4 वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व जिसका नाम है मिट्रल वॉल्व, और चौथा होता है ऑर्टिक वॉल्व। इन चारों में से किसी भी वॉल्व में अगर डैमेज आ जाता है उसको हम बोलते हैं वल्वुलर हार्ट डिसीज। इसकी वजह से भी आपको कार्डियक अस्थमा होने के चांसेस हैं। दूसरा होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तो कोरोनरी आर्टरीज में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी होता है। फिर इरेगुलर हार्ट बीट, सच एंड फास्ट वन, बहुत ज्यादा आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। Any acquired and generic health condition that leads to high cholesterol और triglyceride level, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से आपका हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो किसके वजह से होता है हाई कोलेस्ट्रॉल? ओबेसिटी की वजह से। बहुत जेनरिक हेल्थ कंडीशन है, ओबेसिटी की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है, ठीक है? दूसरा होता है एनीमिया। एनीमिया मीन्स ब्लड एकदम भी ना होना, एकदम ब्लड ना होने की वजह से भी कुछ ना कुछ कंडीशन हमें होती है। फिर आता है हाई प्रेशर इन लंग्स, लंग्स पे ज्यादा, या फिर ओवर एक्टिव थायराइड जिसको बोलते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है? फिर बर्थ इरेगुलरिटीज दैट अफेक्ट्स हार्ट फंक्शन, किसी किसी को बचपन से ही हार्ट में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, उसकी वजह से भी होता है। और जो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल इनटेक करते हैं उनको तो होगा ही होगा भाई, ठीक है?
और यूजिंग इलीगल ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मैक्सिमम लोग स्ट्रेस रिड्यूस करने वाली ड्रग्स लेते हैं, उसके वजह से भी ये समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इन सब की वजह से आपको कार्डियक अस्थमा होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। अब हम इसका मैनेजमेंट कल पढ़ेंगे, मैंने मैनेजमेंट अभी इसका किया नहीं। ठीक है, तो इन सब का मैनेजमेंट हम कल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट में आपको जो है एक साथ मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट सिस्टम पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है आपका, एक सेकंड देखो जरा, नेक्स्ट सिस्टम कौन सा भाई? ऑब्स्टेट्रिक, क्या बोलते हैं, गायनोलॉजिकल वाला है मैम। हाँ, ऑब्स्टेट्रिक एंडोक्राइन है। ठीक है, अभी एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी। ये है आपका ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजिक डिसऑर्डर और मेंस्ट्रुअल, ये बाद में है इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ाएंगे इसको, कल पढ़ाएंगे हम एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फिर आपके कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 चैप्टर, 5 और 10 दिन और, मीन्स आपका 11 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, संडे छोड़ के। चलिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जल्दी हो जाए। शायद मैं 2 दिन क्लास ना लूं बीच में, 9 तारीख और 10 तारीख को। ठीक है, तो जो भी डे पढ़ रहा हो मुझे नहीं पता, इस डेट पे मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगी आपकी। चलिए, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। सभी लोग शांति पाठ करेंगे, कमर गर्दन आंखें बंद। ओम त्र्यंबकम, क्वेश्चन बाद में लूंगी। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes। हाँ भावेश जी बोलिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।